Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains. So students, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग अपना जो एग्जाम है CUET, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका मॉक टेस्ट पेपर 6 सॉल्व करने वाले हैं। आई होप सो कि जो इसके पहले के हम 5 अपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिए हैं और उतना पार्ट आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मॉक टेस्ट पेपर 6 देखते हैं और इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब बेसिकली ये जो टेस्ट पेपर्स हैं या ये जो हमारे मॉक टेस्ट है, इसमें हम लोग अपना जो पूरा एग्जाम का पैटर्न होने वाला है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारे पूरे सिलेबस में से जो भी सिलेबस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें से इन सारी चीज़ों के डिटेल्ड वीडियोस तो आप लोगों के पास में है, डिटेल्ड डिस्कशन वाले। अगर कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी चीज़ समझनी है तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अपने जो MCQs हैं उन्हें सॉल्व करेंगे एंड दैट टू कि जैसा कि पूरा पैटर्न आएगा आपके एग्जाम का, उस पैटर्न में जो है हम लोग अपने इन MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि एक काइंड ऑफ हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एक जो है सैम्पल पेपर हम बोल सकते हैं कि इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इस मॉक टेस्ट पर आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है एक बार ये पढ़ लेते हैं। आपके पास में जो टाइम अलाउड है वो कितना है, 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जो मार्क्स है वो कितने हैं, 200 मार्क्स। ओके, इसके बाद में और क्या चीजें हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लेते हैं। सो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs, अटेम्प्ट एनी 40 आउट ऑफ 50 MCQs होंगे। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 40। ठीक है, करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी गिवन 5 मार्क्स। Any incorrect option marked will be given -1 मार्क। अगर कोई भी इनकरेक्ट आंसर है तो उसके लिए 1 मार्क जो है वो डिडक्ट होने वाला है। Unanswered marked for review will be given 0 mark, that is no mark. More than one option is found to be correct, then 5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option. ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि एक आंसर से ज्यादा, एक ऑप्शन से ज्यादा जो है करेक्ट ऑप्शंस है, तो ऐसे केस में आपको उनमें से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड ये जो 5 मार्क्स है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जो कि उन करेक्ट ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करता है। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाओ और बाद में बोलो कि वो क्वेश्चन गलत था, उस पर हमें मार्क्स चाहिए, अगर आप उस पर मार्क्स की डिमांड करोगे तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, if all options are found to be correct then 5 marks will be awarded to all those who have attempted the question and calculator any electronic devices are not permitted. ओके, अब स्टार्ट करें हम लोग आगे, हमारे जो क्वेश्चंस है उन पर चलते हैं। हम जो हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चंस है ये देखने वाले हैं। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको जो है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में एग्जाम दोगे तो आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने रहेंगे। ठीक, देखते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। इनमें से कौन सा स्टॉक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, वो वेरिएबल्स जो कि मेजर किए जाते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको हमेशा। स्टॉक क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेजर किए जाते हैं उन वेरिएबल्स को बोला जाता है। एंड स्टॉक के अलावा जो एक और वेरिएबल हमारे पास में आता है वो क्या आता है, फ्लो। फ्लो क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लो इज all those variables which are measured over a period of time। ठीक है, over a period of time। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से स्टॉक कौन सा है। ऑप्शंस क्या क्या है, वेल्थ, एक्सपोर्ट, सेविंग एंड प्रॉफिट। ये देख लो कि कौन सी चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मेजर कर रहे हो और कौन सी चीज को आप इसमें से जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हो। सबसे पहले मैं बात करूं प्रॉफिट की। कभी भी आपने ये देखा है कि हमें बोलते हैं कि हमारा ना एट प्रेजेंट का प्रॉफिट इतना है, मतलब कि अभी अभी का इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया। क्या कोई भी जो फर्म है, कोई भी जो कंपनी है या कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूशन है, एक इंडिविजुअल है, क्या वो ये बोलता है? नहीं, वो ये बोलेगा कि मैंने इस वीक में इतना प्रॉफिट अर्न किया, मैंने इस मंथ में इतना प्रॉफिट अर्न किया, ओवरऑल मैंने इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट अर्न किया। राइट, सो दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट है वो एक
एक पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है, राइट। एक जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स कि आपका जो प्रॉफिट है वो कौन सा वेरिएबल हो गया, वो हो गया आपका फ्लो वेरिएबल। आपको कौन सा वेरिएबल बताना है, स्टॉक बताना है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो तो सेविंग्स क्या होती है स्टूडेंट। सेविंग्स को हम कब मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, हम सेविंग्स को बताएंगे जैसे कि मेरा इस मंथ की जो पूरी सेविंग्स है वो इतनी हुई है, सो दिस इज व्हाट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सेविंग्स भी क्या होंगी, आपकी फ्लो वेरिएबल हो गया। एक्सपोर्ट को भी कैसे देखा जाता है, जब भी आपने देखे होंगे एक्सपोर्ट्स की जो भी रिपोर्ट्स आती है वो क्या बताती है कि इस क्वार्टर में हमने इतने जो है गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, इस ईयर में जो है वो इतने गुड्स एक्सपोर्ट किए गए थे। तो ये जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा रहा है। तो एक्सपोर्ट्स भी क्या है, आपका फ्लो है। बचा आपके पास में वेल्थ। अब वेल्थ दैट मीन्स कि मेरे पास में कितनी जो है वेल्थ है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बताऊंगी। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मेरे पास जो है पहले इतना था अब मेरे पास इतना है, मतलब कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं नहीं बता रही हूं कि पहले से लेकर आज तक इतना है। मैं कैसे बताऊंगी, जैसे कि सिंपल से एग्जांपल कि उस टाइम पर इतनी वेल्थ थी, आज इतनी वेल्थ हो गई है, फिर ये वेल्थ और बढ़ गई, ठीक है, या और कम हो गई, कुछ भी चीज। तो वो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहे हो। सो वेल्थ क्या हो गई, वेल्थ हो गई आपकी स्टॉक वेरिएबल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर आ जाए नेक्स्ट पर, Which of the following sources of receipts in government budget increases its liability? इनमें से कौन सी receipts है गवर्नमेंट बजट में जो कि गवर्नमेंट की liability को इंक्रीज करती है। ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्सेस। देखो जो टैक्सेस है वो आपके असेट या लाइबिलिटीज पर अफेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है रिकवरी ऑफ लोन जो है वो रिकवर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ आपकी लाइबिलिटी बढ़ी क्या, नहीं, लाइबिलिटी नहीं बढ़ी है इससे आपकी। आप लोन को रिकवर कर रहे हो, आपको थोड़ी ना है कि वो मनी वापस देना है आपको, ऐसा थोड़ी ना है। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है, तो इसलिए ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। देन बोरोइंग्स, अगर आप बोरोइंग्स कर रहे हो दैट मीन्स आपके क्या हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप और बोरो कर रहे हो, आपकी वो लाइबिलिटी कि आपको इन फ्यूचर जो है इसे वापस रीपे करना है, तो बोरोइंग्स जो है वो लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा। देन डी क्या है आपका, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डिविडेंड जो है वो आपके एसेट लाइबिलिटी पर अफेक्ट करता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, योर ऑप्शन सी दैट इज बोरोइंग्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Suppose a student has 2 hours in which he can only watch a movie or study. What is the opportunity cost of studying? ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आपने कोई भी अगर एक चीज को चूज किया तो उसके पीछे आपने एक दूसरे ऑप्शन को क्या किया है, छोड़ा है। तो जिस ऑप्शन को आपने छोड़ा है वो क्या होगा, वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग है मूवी देखना। अगर ये जो स्टूडेंट है ये अगर स्टडी नहीं करेगा तो वो मूवी देख लेता, लेकिन अगर वो स्टडी करना चूज कर रहा है तो वो मूवी नहीं देख पा रहा है। तो ये जो मूवी देखना है ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि आपने जो है उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है, ठीक है। तो वो आपकी एज अ कॉस्ट आप बता रहे हो, ठीक है। द नेक्स्ट अल्टरनेटिव यू हैव फॉरगॉन, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यू हैव फॉरगॉन, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इज नॉट वॉचिंग मूवी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग में क्या लिखा गया, नॉट वॉचिंग मूवी, कि जो स्टडी का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है मूवी नहीं देखना। क्या ये सही है? देखो बहुत ही स्लाइड सा जो है यहाँ पर चीज है, बहुत ही स्लाइड सा लॉजिक है जो आपको यहाँ पर यूज करना है। ये नॉट लिखा हुआ है कि मूवी नहीं वॉच करना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग क्या है स्टूडेंट्स, वॉचिंग अ मूवी। अगर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पर वो अगर स्टडी नहीं करता तो वो मूवी देखता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग क्या है, मूवी वॉच करना, ठीक है, वॉचिंग मूवी।
नॉट वॉचिंग मूवी नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉचिंग मूवी। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट लिखा है। ये एक स्लाइड सी चीज है, अगर इसको आपने ढंग से नहीं पकड़ी तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो। बी ऑप्शन देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इज वॉचिंग अ मूवी। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टडिंग का, मूवी वॉच करना, ठीक है। तो क्या ये चीज सही है, यस बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहा है कि अगर स्टडिंग की हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताएं तो दैट इज वॉचिंग अ मूवी। सी ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इज पार्टिंग विथ फ्रेंड्स। अब ये तो जो है आपकी इलॉजिकल, मतलब कि इलॉजिकल इन द सेंस हम बोलेंगे कि इससे जो है लिंक्ड ही नहीं है। पार्टिंग जो है वो तो कुछ दिया ही नहीं कि पार्टी करनी वगैरह है, ठीक है। उसके बाद में देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग। क्या ये चीज सही है, बिल्कुल नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, एक अल्टरनेटिव तो आपने जो है लीव किया है, छोड़ा है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, योर ऑप्शन बी। देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज नॉट। और अगर इस चीज को आपने ढंग से नहीं समझा तो आपकी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है और आप गलत ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर आगे आ जाए, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन, कंजम्पशन किस पर डिपेंडेंट होता है, इनकम, सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, बोथ ए एंड बी। कंजम्पशन, एक पर्सन कितना कंज्यूम करेगा, किस पर डिपेंड होगा, वो उसकी इनकम पर। जिसकी जितनी इनकम होगी या जब भी जो भी हमारी इनकम है वही जो है वो हमारे कंजम्पशन को डिटरमाइन करती है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन योर ऑप्शन ए। देन चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू, जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसके इक्वल है। ऑप्शंस आर नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो बेसिकली यहाँ पर जो है आपको आपका जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है, ठीक है। बी ऑप्शन लिखा है नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सी है आपका नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय लेबर फोर्स एंड डी इज नन ऑफ द अबव। अब बहुत ही सिंपल सा है इसका जो आंसर है, जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसे फाइंड आउट किया जाता है बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, किसके साथ में डिवाइड करना है, साइज ऑफ लेबर फोर्स के साथ में मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आपका जो ऑप्शन बी है ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। Then comes our next question, which of the following sentences gives best description of the Indian economy during the British rule, ठीक है। इनमें से जो है सेंटेंसेस देखते हैं और इसमें से हमें बताना है कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन किसका है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि होने को सारी चीजें सही है लेकिन सबसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है जो ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन इकोनॉमी थी उसे, ठीक है। ऑप्शंस देखो, ए है आपका इंडिया वॉज एन एग्रेगियन इकोनॉमी। इंडिया क्या थी, एग्रेगियन इकोनॉमी थी, बात तो सही है लेकिन हमें बेस्ट डिस्क्रिप्शन बताना है इसलिए सब कुछ पढ़ेंगे। इंडिया वॉज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ओके। सी लिखा है इंडिया वॉज ए एग्रीगियन इकोनॉमी विथ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इन मास पॉवर्टी एंड इलिटरेसी and D is India was a poor economy. Now as I told you already कि ये जो सारे ऑप्शंस है ये सही है लेकिन आपको बेस्ट वाला बताना है। अब बेस्ट वाले में आपको ये नहीं देखना है कि अच्छा ये जो सी वाला है इसमें सबसे ज्यादा चीजें लिखी है, बाकी सब में तो एक एक फीचर को ही जो है अंडरलाइन किया गया है। बाकी अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर तो एक से ज्यादा फीचर्स भी आए हैं, तो हम सिर्फ सी ऑप्शन को करेक्ट चूज कर दे। सिर्फ इस बेसिस पर नहीं जाना है, उस ऑप्शन को पढ़ो, उस सेंटेंस को पढ़ो, प्रॉपरली समझ में आ रहा है हमें कि हाँ ये जो पर्टिकुलर आपका जो ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इंडिया की जो प्रॉपर इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमी थी इन ब्रिटिश रूल, वो दैट इज इंडिया एक एग्रीगियन इकोनॉमी थी जिसमें कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही थी। किसमें ग्रो कर रही थी, मास पॉवर्टी और इलिटरेसी में, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी है हमारे जो हमारा प्री इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें। सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन सी, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, इफ ब्रिटेन वॉज अ रूलिंग इंपीरियल पावर इंडिया वॉज इट्स। अगर ब्रिटेन जो है वो इंपीरियल रूलिंग इंपीरियल पावर था तो इंडिया उसकी क्या थी।
कॉलोनी, टेरिटरी, नेबर एंड सुपर पावर। देखो बहुत ही सिंपल है, कॉलोनियल रूल हमने पढ़ा है, राइट। रूल कौन कर रहा है? रूल कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और किसे रूल कर रही है? उसकी कॉलोनी को, दैट मीन्स इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया क्या थी? इंडिया थी कॉलोनी, ऑलराइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज कॉलोनी। Then comes next question. Maximum size of cultivable land holding that an individual or family can hold is called land ceiling, consolidation of land, fallow land, cooperative farmland. बहुत ही सिंपल है। एक जो मैक्सिमम लिमिट है स्टूडेंट्स की, इतना ही जो है लैंड ओन किया जा सकता है बाय अ फैमिली, तो उस पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छे से मैंने एक चीज पढ़ाई है, क्या टर्म? सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने घर में देखें, अपने रूम में देखें, तो जो टॉप वाला जो हमारा रूफ है उसे क्या बोला जाता है? सीलिंग बोला जाता है, ठीक है। सो वो सीलिंग क्या बता रही है कि ये आपका जो रूम है उसकी मैक्सिमम लिमिट है, आपका रूम यहीं तक का है, ठीक है। दैट मीन्स किसी चीज की हम मैक्सिमम लिमिट अगर बता रहे हैं तो वो क्या होगी? वो होती है, वो कहलाती है सीलिंग। तो लैंड की मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, लैंड होल्डिंग की मैक्सिमम लिमिट विल बी नोन एज लैंड सीलिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज लैंड सीलिंग, ठीक। फिर चले नेक्स्ट पर। Which source of energy are bought and sold in market and bear price? कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे कि खरीदा जाता है और सेल किया जाता है मार्केट में, और उसकी कुछ ना कुछ प्राइजेस भी होती हैं? ऑप्शंस आर commercial sources, non-commercial sources, non-conventional sources and all of the above, ठीक है। That means ऐसी energy sources जिसमें हमें जो है हम खरीदते हैं और मतलब कि कोई इसे सेल कर रहा है, कोई उसे खरीद रहा है और उसकी प्राइसेस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो जो है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, हम उसके लिए बिल्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। तो वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो कौन सी सोर्स होती है? सो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल सोर्सेस, ठीक है। कहीं पर भी जो है चीजों को खरीदा बेचा जाता है तो वो क्या आएगा? आपका कमर्शियल टर्म्स में आता है। सो योर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कमर्शियल सोर्सेस, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। In case of the underemployment equilibrium, which of the following alternatives is not true? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? underemployment equilibrium की, तो इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव है जो कि ट्रू नहीं है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, there exists excess production capacity in the economy, resources are not fully and efficiently utilized, resources are fully and efficiently utilized। क्या बोला गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन पर आए। आपको बोला गया है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उस केस में इनमें से कौन सा पर्टिकुलर अल्टरनेटिव है जो कि ट्रू नहीं है। देखो सिंपल सी चीज है, इसे अगर हम डायग्राम के थ्रू समझो तो काफी अच्छे से समझ सकते हैं। मैं डायग्राम बना देती हूँ जिससे चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी और भी अच्छे से। ये हो गया हमारा एएस का कर्व, ये हो गया हमारा एडी का कर्व, ठीक है। अब ये जो एडी है ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं ए, सो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ऑलराइट। अब हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स कि अब आपका जो एडी है उसमें आप क्या देखोगे? डेफिशिएंसी देखोगे, ठीक है। तो एक जो है हम एडी का कर्व एक और बना देते हैं, ये हो जाएगा हमारा AD1, और ये जो पॉइंट है दैट इज इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट लिख देती हूं, ये हो जाएगा हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक। अब इससे हमें समझ में आया कि जो फर्स्ट वाला है दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है ही, है ना। तो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आपको बताना है नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
सेकेंड वाले पर आ जाओ, देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो जब हमारी इकोनॉमी उसके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब वर्क कर रही है, दैट मीन्स जब पूरे रिसोर्सेज जो है वो अगर यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम है वो कुछ यहां पर अटेन किया जा रहा है। ठीक है, जो ए पॉइंट है वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन किया जा रहा है। तो अब वहां पर जो आपकी प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स वो कितनी है, अगर मैं इसको लेकर आऊं जो आउटपुट है, तो मान लो ये हो गया हमारा Q और इसको हम कर देते हैं Q1। वी नो कि जितना आपका पॉइंट राइट साइड में होगा उतनी ज्यादा क्या है आपके आउटपुट होंगे। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेट्स से यहाँ पर 30 यूनिट्स है, यहाँ पर 20 यूनिट्स है, तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है इकोनॉमी तो 30 यूनिट्स का आउटपुट जो है वो मिल रहा है। लेकिन जब अंडर एम्प्लॉयमेंट पर है तो 20 यूनिट्स ही जो है ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब हमें पता है कि जब जो पूरे रिसोर्सेज है अगर वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है तो 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन दे देंगे। सो दैट मींस अगर अभी 20 का प्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ एक्सेस कैपेसिटी है हमारी इकोनॉमी में, राइट। 10 यूनिट्स और प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो अभी भी इकोनॉमी में बची हुई है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, ये भी क्या स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हमें नॉट ट्रू बताना है, इसके लिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले पर आओ, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। नाउ वी नो कि यहाँ पर जब बी पॉइंट है तो इस पॉइंट पर एम्प्लॉयमेंट भी कम है, आउटपुट भी कम है, सारे जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे तो 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, लेकिन अब प्रोडक्शन 20 यूनिट्स का ही हो रहा है, तो जो सारे रिसोर्सेज है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं। तो ये जो लिखा है रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसलिए ये यहाँ पर जो है रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग आंसर बनेगा। ठीक है, फिर आ जाओ लास्ट वाले पर, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो ऑप्शन डी है वो बोल रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो सारे जो है बहुत ही अच्छे से जो सारे रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है एंड सारे ही के सारे जो है वो अच्छे से यूटिलाइज्ड है, कोई भी आइडियल कैपेसिटी नहीं है। क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं है, राइट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पर हमारी इकोनॉमी वर्क करती तो हम बोलते कि ये सही है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये सही नहीं है और हमें नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी है। दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, या ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ये क्या है, ये हमारी नॉट ट्रू या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल राइट, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया है। यहाँ पर जो है बहुत ही क्लियरली आप इसका आंसर बता सकते हो कि क्या होने वाला है। अगर देखो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है ना, बहुत ही कम टाइम लगता है एक ग्राफ बनाने में। एक ग्राफ बनाओ और सारी चीजों को जो है ना वहां पर मेंशन करके समझ लो कि कैसे क्या हो रहा है। ऑल राइट, क्योंकि अगर आप ऐसे माइंड लगाओगे तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है और हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन अगर आप ग्राफ बनाओगे तो बहुत ही क्लियरली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और एकदम जो आपका करेक्ट ऑप्शन है आप उसे ही चूज कर आओगे। ठीक, सो आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वाले पर आ जाएं अब। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट लिमिट इज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कितनी है। वी नो कि किसी भी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल कहना या लार्ज स्केल कहना किस चीज पर डिपेंडेंट होता है, उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे तो ऐसे केस में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, less than 1 crore, less than 5 crores, less than 10 crores and less than 20 crores। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज लेस देन 1 crores। ऑल राइट, आई गेस क्लियर क्वेश्चन। फिर चलें आगे। Dash sector has got maximum boost from new economic policy 1991। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड ऑल ऑफ द अबव। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 की, वी नो कि ये जो पॉलिसी थी इसमें कुछ सेक्टर्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, कुछ सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। तो जो ऐसा सेक्टर हमें बताना है जिसे कि मैक्सिमम बूस्ट मिला हो, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो उसमें जो है ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ऐसा कौन सा सेक्टर था स्टूडेंट्स, दैट वाज
योर करेक्ट ऑप्शन सी, दैट इज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर जो है ये एक ऐसा सेक्टर था जिसे सबसे ज्यादा जो है बूस्ट मिला है, जो कि सबसे ज्यादा ग्रो कर पाया है बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक, फिर आप चले नेक्स्ट पर। CPCB स्टैंड्स फॉर, CPCB का जो फुल फॉर्म है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर कंट्रोलर ऑफ पोल्यूशन करेक्शन बोर्ड, बी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सी है आपका कंट्रोल प्रिवेंटिंग एंड करेक्शन बोर्ड, एंड डी ऑप्शन इज कंट्रोल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर आपने एक आध बार भी इस चीज को पढ़ी होगी ना कि CPCB क्या होता है, अगर एक आध बार भी जो है ये टर्म आपके पास में आया होगा ना, तो इसमें से आप बहुत ही अच्छे से जो है सही आंसर बता सकते हो, क्योंकि बहुत ही क्लियरली जो है यहाँ पर आंसर है हमारे पास में, जो कि क्या होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड का काम क्या है, जो पोल्यूशन है, एयर वाटर पोल्यूशन है, उसे कंट्रोल करना, उस पर चेक रखना, अगर कहाँ पर क्या चीज जरूरी है वो अंडरटेक करना, फिल्टर्स वगैरह लगाना, अगर किसी भी कोई भी जो इंडस्ट्री है जो इनके नॉर्म्स के अगर बाहर वर्क कर रही है तो वहां पर पेनाल्टीज जो है इम्पोज करना, वेरियस जो है सजेशंस देना गवर्नमेंट को कि कैसे पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन बी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट पर। If in an economy the value of net factor income from abroad is 200 crores and the value of factor income from abroad is 40 crores, identify the value of factor income from abroad। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। We know net factor income from abroad जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। So net factor income from abroad is equals to factor income from abroad माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, आपके पास में नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, यह आ जाएगा कितना आपका 200, यहां पर ये माइनस में है, इसे हम ले जाए अपने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के पास में, ये हो जाएगा +40 इज इक्वल्स टू आ जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो 200 + 40 विल गिव यू 240। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन बी, दैट इज 240 crores। ठीक, फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन है जो कि फिस्कल रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है। फिस्कल रिफॉर्म्स इसका मतलब कि ऐसे रिफॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। ठीक है, वो सारी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट अंडरटेक करती है टू क्योर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, जो अनफेवरेबल सिचुएशन है इकोनॉमी में, उसे क्योर करने के लिए जो भी चीज गवर्नमेंट अंडरटेक करती है उन्हें हम फिस्कल रिफॉर्म्स कहते हैं। और जब RBI जो है वेरियस मेजर्स अंडरटेक करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी मेजर्स। ठीक है, सो फिस्कल रिफॉर्म्स में हमें बताना है कि कौन सा जो है एलिमेंट नहीं है इसका। टैक्सेशन रिफॉर्म्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, कंट्रोल ऑन पब्लिक डेट। टैक्सेशन किसके अंडर आता है, टैक्सेशन आता है गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, और गवर्नमेंट के अंदर है, इट मींस वो फिस्कल रिफॉर्म का पार्ट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में अगर कोई रिफॉर्म्स है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, दैट मींस वो एक काइंड ऑफ क्या है, गवर्नमेंट के साइड से कोई भी रिफॉर्म को अंडरटेक करना। तो इसके लिए ये भी क्या है, ये भी आपका फिस्कल रिफॉर्म है। हमें बताना है कि कौन सा फिस्कल रिफॉर्म नहीं है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कौन चेंज करता है, इंटरेस्ट रेट को कौन मॉनिटर करता है, कौन कंट्रोल करता है, RBI, राइट। तो इंटरेस्ट रेट को जो है चेंज करना किसके हाथ में रहता है, सेंट्रल बैंक के हाथ में रहता है। दैट मींस ये किसका पार्ट है, ये है आपके मॉनेटरी रिफॉर्म्स का पार्ट। दैट मीन्स, दैट क्लियरली मीन्स कि ये फिस्कल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है और हमें नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म ही बताना है। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर डी देखूं तो क्या गिवन है यहाँ पर, कंट्रोल ऑन पब्लिक डेप्थ। ठीक है, पब्लिक डेप्थ पर क्या करना, कंट्रोल करना, दैट मीन्स गवर्नमेंट की डेप्थ। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी आपके फिस्कल रिफॉर्म का ही क्या होगी, पार्ट होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Households in rural areas generally use wood,
dung cake or other biomass as fuels. This practice has several adverse effects on environment. To rectify these effects, what steps was taken? ठीक है, जो रूरल एरियाज में हाउस होल्ड है वो जनरली किसे यूज करते हैं, वुड, डंग केक या अदर बायोमास को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, और इन सब की वजह से जो है एनवायरमेंट पर बहुत ज्यादा जो है सीवियर इफेक्ट जो है वो होता है। तो इसलिए वेरियस स्टेप्स लिए गए थे। तो वो स्टेप्स, इन पर्टिकुलर इफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए वेरियस स्टेप्स लिए गए थे, वो स्टेप्स कौन से हैं वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन एलपीजी, loans and subsidy for gobar gas plant, encourage to use fossil fuel, and D option is both A and B. अगर मैं C ऑप्शन देखूं तो encourage to use fossil fuel, तो इसे encourage थोड़ी ना करना है। fossil fuel की वजह से ही तो जो है बहुत सारा environment में जो है नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो इसे encourage नहीं करना है। ये स्टेप बिल्कुल नहीं ली गई थी, ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन ए और बी को देखूं तो बिल्कुल सब्सिडीज प्रोवाइड की गई थी और एलपीजी गैसेस, राइट, और जो लोन और सब्सिडी है ऑन गोबर गैस प्लांट ये भी प्रोवाइड किए गए थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Where will sale of machinery to abroad be recorded in the balance of payment accounts? Options है आपके पास में पॉजिटिव साइड, दैट इज क्रेडिट आइटम्स, बी इज नेगेटिव साइड, दैट इज डेबिट आइटम्स, सी है आपका बोथ ए एंड बी, एंड डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, अब अगर मैं फिर से एक बार क्वेश्चन देखूं तो बोला गया है सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड। ठीक है, आपने क्या किया है, मशीनरी को सेल किया है। मशीनरी को अगर सेल किया है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मनी मिलेगा। ठीक है, यू विल रिसीव मनी, और जब भी हम मनी रिसीव करते हैं तो उसे हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पर। ठीक है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पर जो है वो मनी जो रिसीव हुआ है वो हम लिखते हैं। जैसे हमारे बैंक अकाउंट्स में चलता है एग्जैक्टली सेम जो चीज है अब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स में भी देखते हो। दैट इज जब भी हमारे बैंक अकाउंट में मनी आता है तो हम बोलते हैं कि मनी क्रेडिट हुआ है, और अगर हम उससे जो है मनी को अगर निकालते हैं तो वो हम बोलते हैं कि मनी डेबिट हुआ है। सेम केस बैलेंस ऑफ पेमेंट में चलता है कि अगर आपके पास में मनी आया है तो आप उसे क्रेडिट साइड पर लिखोगे, और अगर मनी आपके पास से गया है तो उसे आप डेबिट साइड पे लिखोगे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए, दैट इज पॉजिटिव साइड, क्रेडिट आइटम्स। ऑल राइट, ये नहीं देखना है कि मशीनरी जा रही है तो उसे डेबिट में लिखेंगे, अकाउंट्स में जो पड़ा है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम मनी से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो हम मनी का क्रेडिट डेबिट लिखेंगे। जब आप अकाउंट्स में ये सारी चीजें सॉल्व करते हो तो आप क्या बोलते हो कि ये एसेट है, ये गया तो इसे हम डेबिट कर देंगे इस वे से, राइट, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अकाउंट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को अलग अलग रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आपके मनी से रिलेटेड है, मनी आएगा तो आप उसको पॉजिटिव साइड दैट इज क्रेडिट साइड में लिखोगे, मनी अगर आपके पास से जाएगा तो आप उसे डेबिट साइड में लिखोगे। ठीक है, सो आई गेस क्लियर हो गया। फिर आगे चले, बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट इज, जो गवर्नमेंट बजट की बोरोइंग है वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, और डेफिसिट इन टैक्सेस है। अब देखो डेफिसिट इन टैक्सेस को तो बिल्कुल हम क्लियरली बोल देते हैं कि ये नहीं है। ये तीनों जो है ये हम लोगों ने पढ़े हैं अपने गवर्नमेंट बजट में, तीनों के जो वेरियस कंपोनेंट्स है वो पढ़े। रेवेन्यू डेफिसिट को हम निकालते हैं रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसीट्स करके। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का एक अदर नेम क्या होता है, बोरोइंग्स, राइट। जितनी फिस्कल डेफिसिट होती है हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट की इतनी क्या है, इतनी बोरोइंग्स है। वहीं जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली आपको क्या बताता है कि आपका जो बोरोइंग्स है उसमें से कितना पार्ट आप यूज कर रहे हो जस्ट फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। प्राइमरी डेफिसिट को आप कैसे निकालते हो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करके। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि बोरोइंग्स क्या होती है गवर्नमेंट बजट में, तो बोरोइंग्स आर दी फिस्कल डेफिसिट, राइट। फिस्कल डेफिसिट का अदर नेम क्या है, बोरोइंग्स है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। ठीक, फिर चले आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following statement is not correct regarding excess demand? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है एक्सेस डिमांड से रिलेटेड। पढ़ते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है।
एक्सेस डिमांड रेजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। एक्सेस डिमांड जो है वो आउटपुट की जो मार्केट वैल्यू है उसे रेज कर देता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हमने देखा है जब एक्सेस डिमांड होती है तो एक्सेस डिमांड की वजह से जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उतनी सप्लाई हो नहीं पाती है और उस डिमांड की जो एक्सेस जो डिमांड हो रही है उसकी वजह से जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो एक्सेस डिमांड जो है वो रेस करता है मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है। हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो अकॉर्डिंगली ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत ऑप्शन होगा। फिर चले बी वाले ऑप्शन पर। एक्सेस डिमांड मींस एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होना, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दैट मींस ये भी नॉट करेक्ट में नहीं आएगा, तो अकॉर्डिंगली ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका, गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी पर आऊं। एक्सेस डिमांड इज कॉज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो रिडक्शन है उसकी वजह से एक्सेस डिमांड जो है वो अराइज होती है। अब सिंपल सी चीज है, अगर पब्लिक का एक्सपेंडिचर दैट मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम होगा स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंगली इसका इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज हमेशा याद रखना कि एक्सेस डिमांड क्यों अराइज हो रही है, उसके पीछे का एक रीजन हम क्या बोलेंगे कि लोगों के पास में मनी बहुत हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई ज्यादा है इसलिए एक्सेस डिमांड होती है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक्सेस डिमांड इज कॉज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो क्या ये बात सही है? नहीं है। देखो, हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेस डिमांड को क्योर कैसे किया जाता है। अगर यहां पर मैं बोलूं कि दिस इज क्योर्ड बाय रिडक्शन इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। लेकिन ये स्टेटमेंट में बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये क्यों कॉज हुआ है, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई कम होगा, और मनी सप्लाई कम होगा तो इसकी वजह से एक्सेस डिमांड राइज नहीं होगी। तो ये जो पर्टिकुलर आपका ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है रिलेटेड टू एक्सेस डिमांड, राइट। एक्सेस डिमांड के लिए जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा तो एक्सेस डिमांड राइज नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो ऑप्शन सी है ये क्या है, ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद में अगर मैं डी वाले ऑप्शन पर आऊं तो क्या है, एक्सेस डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जो एक्सेस डिमांड है वो किसका रिजल्ट है, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। जो आपकी डिमांड होती है वो आपकी ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड प्लस योर फॉरेन डिमांड। ठीक है, अब अगर मैं बोल रही हूँ एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए, दैट मीन्स अब फॉरेनर्स की जो डिमांड है हमारे गुड्स के लिए वो कम हुई। अगर एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं सो दैट क्लियरली मीन्स कि इसकी वजह से डिमांड कम होगी, एक्सेस डिमांड नहीं होगी। अब क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगी। तो इससे हमें ये भी समझ में आया कि ये जो डी वाला ऑप्शन है आपका ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ये भी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अब दिक्कत ये आ रही है कि एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही कैसे हो सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है हमने जो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़े अपने वो थोड़े से आप वापस याद कीजिए। उसमें हमने क्या बोला कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो ऐसे केस में आपको जो भी सही ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, अब आप सी ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, आप डी ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। लेकिन एक और चीज आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर अपने लॉजिक यूज करिए, और वो ये कि आपके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है उनमें ये भी लिखा है कि आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को क्या करना है, चूज करना है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, तो वो कौन सा आएगा, योर ऑप्शन डी। क्यों आएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में जो है क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक्सेस डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा, मतलब कि मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अब सी ऑप्शन को मैंने मोस्ट एप्रोप्रिएट
अप्रोप्रिएट क्यों नहीं बोला, देख लेते हैं एक बार उसे। देखो जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, एक्सेस डिमांड इज कॉज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर अगर इसे थोड़ा सा मोल्ड किया जाए, जैसे कि इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड पब्लिक एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, तो ये सही हो सकता है, राइट। या फिर मैं इसको बोल दूं कि because of reduction in public expenditure excess demand can be rectified। it means अगर मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करूं तो ये थोड़ा हम इसे सही ऑप्शन बना सकते हैं, राइट। बट एट प्रेजेंट ये क्या है, ये इनकरेक्ट ही है, ओके इसे हम करेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ऑप्शन डी को चूज करोगे। बट अगर आपको नहीं जो है क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, और अगर आप ऑप्शन सी को भी चूज कर देते हो, तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट ही होगा, बिकॉज ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। बट मैंने डी को क्यों चूज किया, बिकॉज ये ज्यादा अप्रोप्रिएट था, ये क्लियरली, यहां पर कोई भी जो है आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो हमने जो है बिल्कुल अपने डी ऑप्शन को क्या किया है, करेक्ट ऑप्शन चूज किया है। ऑल राइट, सो आई गेस अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे जो है किसी भी एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, और फिर उन दो ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है उसे आप कैसे डिफाइन करने वाले हो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कि ये जो सी ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन था, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आपके पास में दो ऑप्शन सही है और दोनों ही ऑप्शन में 1% का भी जो है कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो एग्जैक्टली जो है दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप फिर उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को क्या करोगे, करेक्ट मार्क करोगे, ठीक। सो आई गेस क्लियर है ये चीज। फिर आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द बैलेंस ऑफ ट्रेड shows a deficit of 5,000 crores and the value of imports are 9,000 crores. What is the value of exports? ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, BOT is equals to exports of goods minus imports, राइट। आपके पास में BOT गिवन है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड गिवन है, इंपोर्ट गिवन है, आपको निकालना क्या है, एक्सपोर्ट निकालना। अब एक चीज यहां पर देखना, क्या लिखा है, डेफिसिट है, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो आपका प्लस में जो है आंसर आएगा, ठीक है। बट एज इन द केस जब एक्सपोर्ट्स कम होते हैं और इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो आपका जो BOT है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स डेफिसिट हमें दिखेगा। तो ये जो 5,000 करोड़ दिया है, इसे आप यहाँ पर सिर्फ 5,000 से नहीं लिखोगे, इसके आगे ये जो डेफिसिट है इसका माइनस साइन भी क्या कंसिडर करने वाले हो, ठीक है। तो आपका BOT आएगा -5,000। सो ये -5,000 इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कितना है हमारा, 9,000 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये -9,000 को हम अपने कहां पे लेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो हो जाएगा आपका +9,000। सो -5,000 + 9,000 विल गिव यू 4,000, राइट। 4,000 करोड़ आ जाएगा, प्लस माइनस हम माइनस कर देंगे और प्लस का साइन यहाँ पर है बड़े वाले नंबर के पास में, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4,000 करोड़ की, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक चीज ध्यान देने वाली थी वो क्या थी, ये माइनस का साइन, और ये हमने कैसे देखा, बिकॉज यहाँ पर डेफिसिट लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सरप्लस लिखा होता तो हम पॉजिटिव में लेते, लेकिन डेफिसिट लिखा है तो ध्यान रखना कि माइनस का साइन जरूर आपको लेना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का सिस्टम है, अगर आप इस माइनस को नहीं लोगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा, राइट। आप फिर क्या कर दोगे, आप कर दोगे फिर 5,000 + 9,000, तो आपका आंसर बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, ऑल राइट। और वैसे तो 5,000 + 9,000 दोनों को ऐड करके यहाँ पर
ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन देयर आर चांसेस कि ऑप्शन में वो पर्टिकुलर टर्म भी गिवन हो, जैसे कि 14,000 करोड़ गिवन हो, तो आप उसको सही कर आ जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। अब अगर ऐसे में आप 14,000 कर देते तो आपको दिख रहा है कि हाँ यार कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ होगा, क्योंकि 14,000 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे केस में आप चेक कर लोगे, राइट। बट अगर 14,000 होता तो वो आप फिर आगमन करके उसको टिक कराते, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में डिफिसिट लिखा है, इसलिए हमने क्या लिया है, माइनस का साइन साथ में लिया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज 4,000 करोड़। ठीक, आई गेस क्लियर। फिर चले नेक्स्ट पर। Industrial sector reforms under the new economic policy, that is NEP, comprised which of the following? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, हमने जो NEP है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें वेरियस रिफॉर्म्स पढ़े हैं, तो उसमें से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है इनमें से कौन से जो है उनके पार्ट हैं, ठीक है, क्या क्या उनके अंदर जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म है उसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ऑप्शंस आर abolition of industrial licensing, बी है आपका डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, सी है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ये तीनों ही चीजें हमें देखने को मिली थी, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, एकदम सिंपल है। अगर देखो नहीं भी याद है ना तो बहुत इजीली इसका आंसर आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो एकदम सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जो NEP था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसकी जो तीन हमारी ब्रॉड टर्म्स अगर हम ले, सो दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन, फालतू के जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं उन्हें हटाना, ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसका क्या, अबॉलिशन करना, ठीक है। सो अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आ गया वहां से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन करना है तो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो पब्लिक सेक्टर है वो उसका क्या होगा, उसका कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है उसका शेयर कम होगा, तो ये चीज भी हो गई। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, जो प्रोडक्शन एरियाज जो कि किसके अंदर रिजर्व्ड थे, पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्व थे, उनका डी रिजर्वेशन करना, उन्हें ओपन करना फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, तो ये भी जो है उसका पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपरली अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स याद नहीं है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें हमने पढ़ी है बस एक बार उन्हें याद करो, और यहाँ पर देखो कि ये सारी जो चीज है, ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ये उनसे रिलेटेड आ रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर आगे चले, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ आइटम्स इन कॉलम ए टू दोज इन कॉलम बी। करेक्टली मैच्ड पेयर्स हमें देखने हैं कॉलम ए और कॉलम बी का। कॉलम ए में लिखा है आपके पास में इनकम टैक्स, कॉलम बी में आपके पास में आ गया फोर्स्ड ट्रांसफर। इज इनकम टैक्स अ फोर्स्ड ट्रांसफर? बिल्कुल। देखो किसी से भी पूछना कि इनकम टैक्स पे करना अच्छा लगता है क्या, वो यही बोलेंगे अरे यार ये एक फालतू का खर्चा है जो कि हमें करना ही पड़ता है और ये कंपलसरी है, हम उससे बच नहीं सकते हैं, तो अब वो तो ट्रांसफर करना ही पड़ता है, इतना अमाउंट जो है हमारा टैक्स में ही चला जाता है, राइट। ये एक जनरल थॉट है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का थॉट है। वही कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं टैक्सेस तो हमें पे करने चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आप मेजॉरिटी से बात करोगे तो वो यही बोलते हैं कि यार क्यों हमारा जो ये इनकम है उसका इतना पार्ट हम पे करना पड़ता है, राइट, इसे हम और किसी चीज में यूज कर सकते थे। सो कोई भी मतलब कि मेजॉरिटी अगर हम देखें तो वो लोग विलिंगली पे नहीं कर रहे हैं टैक्सेस को, ठीक है, वो विलिंगली इस मनी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, दैट इज द फोर्स्ड ट्रांसफर बिकॉज दैट इज कंपल्शन। तो इनकम टैक्स इज अ फोर्स्ड ट्रांसफर, राइट। तो 1A वाला जो हमारा पेयर है वो हमें सही दिखा। उसके बाद में 2B जो है वो क्या है, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स मार्केट एक्टिविटीज। जो हाउसवाइफ्स की सर्विसेज है वो मार्केट एक्टिविटीज होती है? नहीं, वो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस या नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है, राइट। सो इसलिए ये वाला क्या है आपका गलत है। रिटायरमेंट पेंशन टैक्सेबल फॉर फर्म, रिटायरमेंट पेंशन जो होते हैं वो फर्म के लिए टैक्सेबल नहीं होते हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनकम मेथड, जो एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है, ओके, जो पूरी वैल्यू है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हम कौन से मेथड में लेते हैं,
वैल्यू एडेड मेथड में, राइट, कि कितना जो है वैल्यू एडिशन हुआ है, जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इनकम मेथड में नहीं आती। इनकम मेथड में तो हम देखते हैं कि जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनने कितनी कितनी इनकम अर्न की है, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपका 4DB क्या है, रॉन्ग पेयर है, और जो राइट वाला पेयर है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज इनकम टैक्स फोर्स्ड ट्रांसफर, ठीक है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज 1A, ठीक। फिर चले आगे, if the price of good X rises and it leads to an increase in demand for good Y, both are dash goods, substitute, complementary, normal और inferior। देखो दो गुड्स ले लो, X ले लिया एक गुड और एक गुड क्या लिया, Y लिया। गुड X का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। गुड X के प्राइस में राइज बोला गया है, गुड Y का प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, Y का प्राइस सेम है बट इसकी जो डिमांड है वो हो रही है इंक्रीज। तो अब X और Y का रिलेशन कैसा है, अब देखो क्या हुआ कि X का प्राइस बढ़ा, तो एज वी नो कि जनरल जो लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होती है, फॉल होती है। तो X का प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड क्या हुई होगी, फॉल हुई होगी। अब ये जो डिमांड फॉल हुई है ये लोग कहाँ गए, ये फॉल जो डिमांड में फॉल देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं तो अपनी जो नीड्स है वो फुलफिल कर रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए गुड Y के पास में, ठीक है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि गुड Y की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। अब गुड X को कंज्यूम करने वाले अगर गुड Y पर आ रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, गुड X और Y के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, दे आर सब्स्टिट्यूट्स, राइट। ये दोनों जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल ले लो, अब X को क्या मान ले हम, कोका कोला, एंड आपका जो Y है वो क्या बन गई, पेप्सी, ठीक है। कोका कोला की प्राइसेस बढ़ी तो लोग क्या करने लगे, अब वो जो है पेप्सी का कंजम्पशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि कोका कोला की प्राइस बढ़ गई। तो ठीक है, हम कोका कोला नहीं कंज्यूम करके पेप्सी पी लेंगे, बात तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। अब कभी आपके पास में ऐसी कोई सिचुएशन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए और उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो X और Y क्या हो सकते हैं, तो एक सिंपल से एग्जांपल ले लेना। आप X को जो है मतलब कि पहले X और Y को आप सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी रख लेना एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बना लेना। जैसे कि अगर मैंने कोका कोला और पेप्सी यहाँ पर लिख दिया तो ये जो रिलेशन है ये बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ गया। अब अगर मैं यही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर बनाने जाऊं, मैं यहाँ पर कार और पेट्रोल अगर कर दूं तो देखो कि क्या ये रिलेशन सही बैठ रहा है। कार की अगर प्राइस बढ़ेगी तो सिंपल सी चीज है कि कार की जो डिमांड है वो कम होगी, ठीक है। कार की डिमांड कम हुई है, दैट मींस पेट्रोल की डिमांड नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अगर कार की डिमांड बढ़ती, ज्यादा लोग कार खरीदेंगे तभी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। अब कार की डिमांड ही कम हो गई, लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया, सो दैट क्लियरली मींस कि डिमांड फॉर पेट्रोल जो वो इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये सही नहीं बैठ रहा इन व्हाट, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। कार और पेट्रोल के एग्जाम्पल में ये सही नहीं हुआ, और वहीं कोका कोला एंड पेप्सी में देखें तो ये जो रिलेशन है बिल्कुल सही हमें दिख रहा है। सो दैट मींस ये X और Y कौन से गुड हो गए, ये X और Y हो गए आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो अगर X Y में कंफ्यूजन होता है तो इस वे से आप जो हो डिफरेंट क्या देख सकते हो, जो आपके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं वो आप यूज कर सकते हो, ठीक। सो आई गेस क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। The various reform measures led to rapid growth in China includes, options are A, each reform implemented earlier was extended, development of social infrastructure, agricultural reforms and all of the above। चाइना में कौन से जो रिफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से रैपिड ग्रोथ हुई थी वो हमें बताना है। ये जो तीनों ही ऑप्शंस दिए हैं, क्या ये तीनों ही चीजें हम लोगों ने चाइना में देखी है? बिल्कुल देखिए, राइट। हमने देखा था कि जो सारे रिफॉर्म्स थे वो पहले इंप्लीमेंट किए गए थे एक स्मॉल एरियाज पर और फिर उसे जो है लार्ज एरियाज पर एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट देखा था, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स देखे गए थे, राइट। तो ये सारे ही जो है ये चाइना की रैपिड ग्रोथ में हेल्प किए थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। वी से दैट देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड व्हेन, हम कब बोलते हैं कि डिमांड में डिक्रीज है, ठीक है। ऑप्शंस आर
फॉल इन डिमांड विथ सेम प्राइस, बी है फॉल इन डिमांड विद डिक्रीज इन प्राइस, सी है फॉल इन डिमांड विद इंक्रीज इन प्राइस एंड नन ऑफ द अबव। अब यहां पर ध्यान क्या देना है कि लिखा क्या है, ठीक है, ये क्या लिखा है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड अगर बोला गया है सो दैट मीन्स ये कंसेप्ट है किससे रिलेटेड, चेंज इन डिमांड से रिलेटेड, राइट। अगर यहाँ पर लिखा होता डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो हम बोलते कि वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड है। अब ये जो हमारे पास में दोनों टर्म्स आते हैं, एक आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक आता है चेंज इन डिमांड, ये किससे रिलेटेड है। जब हम चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि डिमांड कर्व में शिफ्ट हो रहा है, राइट। और जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो बोला जाएगा कि डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर जब हम बोलते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट होने की एक जो प्रॉपर्टी है या चेंज इन डिमांड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसमें जो कमोडिटी का जो भी गुड है उसका जो प्राइस है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी जो होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस हम बोलेंगे कि डिमांड फॉल हो रही है विथ सेम प्राइस, कोई भी दूसरे फैक्टर की वजह से जो डिमांड है वो फॉल हो रही है। तो अगर मैं ए वाला देखूं सो दिस इज फॉल इन डिमांड विथ सेम प्राइस। क्या ये चीज सही है, बिल्कुल सही है। सेम प्राइस पर डिमांड डिक्रीज दैट मींस फॉल इन डिमांड विथ सेम प्राइस। बी वाला देखूं तो फॉल इन डिमांड विथ डिक्रीज इन प्राइस। तो देखो अब हमें पता है कि प्राइस में चेंजेस करने ही नहीं है, तो यहाँ पर डिक्रीज है यहाँ पर इंक्रीज है, दोनों ही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ओके, तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज फॉल इन डिमांड विथ सेम प्राइस, ठीक है। सो आई गेस क्लियर। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। The expenditure on a good would change in the opposite direction as price changes only when demand is. जो एक्सपेंडिचर है गुड पर वो चेंज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि जो प्राइस चेंज होता है डिमांड में वो कब होता है, ठीक है, डायरेक्शन एज दी प्राइस, ठीक है। सॉरी, क्या बोलना है यहाँ पर कि जो एक्सपेंडिचर है गुड पर वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है विथ प्राइस। दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहा है तो जो टोटल एक्सपेंस है वो क्या होगा, कम होगा, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो जो टोटल एक्सपेंस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज बोली जा रही है। क्यों ऐसा, क्योंकि डिमांड कैसी है, ओके, ये कैसे केस में देख रहे हैं, डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव है। अब सिंपल सी चीज मैं बोलूं, किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस है उसकी 5 रुपीज, ऑलराइट, डिमांड है उसकी उस टाइम पर, मतलब कि जो डिमांड की जा रही है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो मान लीजिए 5 यूनिट्स की है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 5 into 5 दैट इज 25 रुपीज, ऑलराइट। अब हम बोल रहे हैं कि प्राइस हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, यहां पर हम कर देते हैं 10 रुपीज। तो बिकॉज ऑफ दिस 10 रुपीज जो डिमांड है वो क्या हो रही है, वो होगी कम, ठीक है, जो यूनिट्स डिमांडेड है वो कम हो गए, क्योंकि प्राइस और आपका जो प्राइस और जो डिमांड है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये 10 है, ये 2 हो गया, तो अब जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो हो गया 20 रुपीज का, ठीक। ये हो गई आपकी एक कंडीशन। इसके अलावा एक कंडीशन ये हो सकती है, ये हमारी एक कंडीशन है, इलास्टिक वाली हमने ले लिया। अब इनइलास्टिक वाली अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है वो हमारा कितना हुआ, 10 रुपीज का 5 रुपीज का 10 रुपीज बना, लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है, डिमांड एज इट इज 5 यूनिट्स ही है। तो ऐसे केस में जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 50 रुपीज का हो गया। अब हमें ये बताना है कि जो एक्सपेंडिचर है गुड पर वो चेंज हो रहा है इन दी अपोजिट डायरेक्शन, यहां से प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाली सिचुएशन में देखूं कि यहां से जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताना है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन
डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, राइट, कि विद चेंज इन प्राइस डिमांड भी चेंज हो रही है, क्योंकि जब इन इलास्टिक देखा तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है और हमें सेम डायरेक्शन नहीं बताना है, हमें अपोजिट डायरेक्शन बताना है, ठीक है। सीधा सीधा जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से देखना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम कब देख रहे हैं कि जब डिमांड भी चेंज हो रही हो विद चेंज इन प्राइस, और जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि डिमांड कैसी है, डिमांड इलास्टिक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब देखो इसमें आप लोग खुद अगर कंफ्यूज होना चाहो तो आप जरूर ऐसी चीज कर सकते हो कि मैम जो डिमांड है वो 2 यूनिट्स पर नहीं, वो 3 यूनिट्स पर गई, ठीक है। किस पर गई, 3 यूनिट्स पर गई, तो 3 इंटू 30 कर दें तो ये क्या हो गया है, 3 इंटू 10 कर दे तो ये 30 हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा। आप ऐसे खुद कंफ्यूज होने के लिए इस पर बिल्कुल जा सकते हो, एज आई नो स्टूडेंट्स माइंड की ऐसा जो है होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप ऐसा करोगे तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल सी चीज है। इसमें आपको सीधा सा लॉजिक ये लगाना है कि जब क्वेश्चन बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप कैसे भी करके उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ। अभी जो है बाकी के लॉजिक्स को हमें असाइड रखना है, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। तो अगर मैं 3 यूनिट्स बोलूंगी तो वो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं इसको 2 यूनिट्स कर देती हूँ, हो जाएगा बराबर। ये हो गया आपका 20 यूनिट्स। इससे हमें समझ में आ गया जो एक्चुअल में जो आंसर हमें चाहिए वो हमें समझ में आ गया कि डिमांड को इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। दैट मींस विद चेंज इन प्राइस डिमांड को चेंज होना जरूरी है, तभी आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसी जगहों पर ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसी उनमें जो है आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज करना है, ठीक। जो क्वेश्चन में दिया है उस चीज को समझो, ये मत लॉजिक लगाओ कि यार ऐसा भी तो हो सकता है वैसा भी तो हो सकता है। क्वेश्चन में दिया है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है, करवा दो, आप कैसे भी करके उसको करवाओ, लेकिन करवाओ। और यहाँ पर आप फिर देखो कि क्या पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज इलास्टिक। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम बी, ठीक है। देखते हैं क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू AD, लेवल ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, देन उसके बाद में फॉरवर्ड विड्रॉल मल्टीप्लायर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज इन इनकम, ठीक है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, पीपल सेव लेस और सेम एज बिफोर, multiplier that is k is less than 1, 0 is less than MPC is less than 1, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, करेक्टली मैच्ड पेयर इसमें से बताना है। ऑप्शंस कैसे होंगे, ऑप्शंस होंगे आपके पास में 1A, 2B, 3C एंड 4D, ठीक है। इस वे में आपके पास में ऑप्शंस है, इसमें से आपको आपका करेक्ट ऑप्शन बताना होगा। फर्स्ट वाले पर अगर मैं जाऊं स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, y इज इक्वल्स टू AD, y इज इक्वल्स टू AD, दैट मींस AS इज इक्वल्स टू AD है, AS और AD इक्वल है, दैट मींस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया लेवल ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब एक चीज हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर मिले। अकॉर्डिंग टू किनीजेंस थ्योरी अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो भी अटेन किया जा सकता है, एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी अटेन किया जा सकता है। दैट मींस हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही हो ये चीज तो जरूरी नहीं है। सो अकॉर्डिंगली आपका 1A जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर मैं 2B को देखूं तो 2B जो हमारे पास में गिवन है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल सा कुछ भी जो है लिखा हुआ है, राइट। सो 2B तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि ये हमारा करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। मैं 4C पर आ जाऊं अगर, तो एक चीज ध्यान देना कि कभी भी मल्टीप्लायर की वैल्यू लेस देन 1 होती ही नहीं है। मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होती है, 1, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, इन्फिनिटी, राइट। सो मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1 से नीचे मल्टीप्लायर की वैल्यू जा ही नहीं सकती है, और यहाँ पर लिखा है k इज लेस देन 1, तो k इज लेस देन 1 कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर चीज जो है ये गलत है। फिर आते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पर। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का क्या मतलब है, पीपल सेव लेस और सेम एज बिफोर, ठीक है।
लोग या तो कम सेव कर रहे हैं या फिर सेम ही सेव कर रहे हैं, मतलब कि वो सेविंग्स नहीं बढ़ाते हैं। इस पर्टिकुलर पैराडॉक्स को क्या बोला जाता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर 3C वाला ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Identify the correct matched pair from column A to column B and choose the correct alternative। ठीक है, देखते हैं क्या गिवन है। कॉलम ए में है आपके पास में एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स टू वियतनाम, कॉलम बी में लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। ठीक है, वहीं अगर हम 2B देखें, इंपोर्ट ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएसए, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर थर्ड वाला है रेमिटेंसेस फ्रॉम रिलेटिव फ्रॉम यूएई, debit side of current account of balance of payment, and fourth is investment by Tesla Incorporation in India, क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी से चेक करते हैं। यहां पर क्या है हमारे पास में? फोर्थ वाले में इन्वेस्टमेंट लिखा है, इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में, दैट मींस इट इज इंक्रीज इन असेट। ठीक है, और असेट या लायबिलिटी पर अगर अफेक्ट होता है तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। यहां पर क्या लिखा है? करेंट अकाउंट लिखा है। अब आगे पीछे की चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है, करेंट अकाउंट लिखा है, दैट मींस ये वाला पेयर क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर है रेमिटेंसेस फ्रॉम रिलेटिव फ्रॉम यूए, जो रेमिटेंसेस है वो मिले हैं। ठीक है, रेमिटेंसेस मिले हैं, दैट मींस ये आपका क्रेडिट साइड पर आएगा। सेकेंड चीज, इसकी वजह से असेट या लायबिलिटी पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, सो दैट मींस ये करेंट अकाउंट में आएगा। तो अब दो एसेंशियल चीज है, दैट इज क्रेडिट साइड एंड योर करेंट अकाउंट होना चाहिए। करेंट अकाउंट तो हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? डेबिट साइड लिखा है, तो इसके लिए ये वाला भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग पेयर हो गया। फिर अगर मैं 2B को देखूं तो इंपोर्ट ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएसए, अपाचे हेलीकॉप्टर आया यूएसए से इंडिया में। अब इंडिया को क्या करना है? पेमेंट करना है। ठीक है, तो हम पेमेंट करेंगे तो वो कहां जाएगा? आपके डेबिट साइड पर जाएगा। अब यहाँ पर डेबिट साइड वगैरह नहीं लिखा है, क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। देखो, जो हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं? असेट लायबिलिटीज, जो फाइनेंशियल असेट लायबिलिटीज है वो आते हैं। इसकी वजह से ये अगर हम देखें तो ये क्या है? ये गुड है। ठीक है, और एक गुड जो होता है वो आपके करेंट अकाउंट में लिखा जाता है, सो दैट मीन्स ये कैपिटल अकाउंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो 2B भी क्या है? आपका गलत पेयर है। फिर 1A पर जाएं तो एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स टू वियतनाम, वियतनाम में हमने जो है वेपन्स एक्सपोर्ट किए हैं, तो ये जो वेपन्स एक्सपोर्ट किए वो क्या है? गुड है, विजिबल आइटम है, सो ये आपका किस में लिखेंगे हम? करेंट अकाउंट में। एंड एक्सपोर्ट किया है तो वियतनाम हमें क्या देगा? मनी देगा, सो दैट मींस ये क्रेडिट साइड में आएगा। सो क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वो गुड्स है, वेपन्स जो है वो गुड्स है, तो वो करेंट अकाउंट में ही आपके आने हैं। तो 1A जो हमारा पेयर है ये हमारा करेक्टली मैच्ड पेयर होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज 1A। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। With a rise in real national income, welfare of the people, जो राइज है रियल नेशनल इनकम का, उसमें राइज के साथ में जो पीपल का वेलफेयर है उसमें क्या होता है? राइजेस फॉल रिमेन सेम एंड डी नन ऑफ द अबव। अब देखो, रियल नेशनल इनकम को हम क्या मानते हैं? एक रियल इंडिकेटर मानते हैं, एक ट्रू इंडिकेटर मानते हैं ऑफ वेलफेयर, क्योंकि जो आपका रियल नेशनल इनकम है वो इन्फ्लेशन से ड्रिवन नहीं होता है, वो प्राइस लेवल में जो है हाइक से ड्रिवन नहीं होता है ना। तो इसके लिए जो रियल नेशनल इनकम में अगर राइज है तो हम बोलते हैं कि दिस इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट मींस जो वेलफेयर है लोगों का वो भी राइज हो रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज राइजेस। ठीक, फिर चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Why there was a need for economic reforms in India? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं इंडिया में उसकी क्या नीड थी? ठीक है, क्यों जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े थे? ऑप्शंस आर ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट, due to adverse BOP, C is rise in prices and D is all of the above।
क्या फिस्कल डेफिसिट था? बिल्कुल था। क्या बीओपी में जो है बहुत ज्यादा हमें एडवर्स बीओपी देखने को मिला? दैट मींस जो है बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी या डेफिसिट बीओपी हमने देखा था? बिल्कुल देखा था। आपकी कंट्री के मतलब कि हमारी जो कंट्री है इसमें जो है इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था उतना, तो हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो भी बहुत ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम में चल रहा था। जो जनरल प्राइस लेवल है उनमें भी बहुत ज्यादा राइजेस थे, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा जो है राइज हो रहे थे। तो ये जो सारे ही रीजंस हैं ये आपके किस चीज में लीड किए थे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, राइट? तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन लिखा है कार परचेज्ड बाय द होटल फॉर पर्पस ऑफ टूरिज्म फैसिलिटेशन इज अ कैपिटल गुड। और रीजन में लिखा है अ कार इज परचेज्ड बाय अ होटल टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सर्विसेज टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कि असर्शन और रीजन में से क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू है तो क्या रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाला दैट इज जो असर्शन है वो देखूं, सो दैट इज व्हाट, जो कार परचेज की गई है, किसने, जो एक होटल है उसने अगर कार को परचेज किया है फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म फैसिलिटेशन, तो ये एक कैपिटल गुड है। कैपिटल गुड किसे कहते हैं? ऐसे गुड्स जो कि लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, देखो कैपिटल गुड अलग है और कैपिटल अकाउंट्स अलग है, इन दोनों को मिक्सअप मत करना। कैपिटल अकाउंट्स आप पढ़ते हो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कैपिटल गुड्स आप पढ़ते हो आपकी नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, तो उसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये कैपिटल गुड होगा क्या? ये बिल्कुल कैपिटल गुड होगा। ठीक है, ये करेंट गुड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कार है वो बहुत लंबे टाइम तक यूज की जाएगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि कार को खरीद लिया है और वो एक साल के अंदर अंदर जो है खराब हो गई है, राइट, या वो अब यूज नहीं हो रही है, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलने वाली है। तो अगर मैं रीजन देखूं तो क्या लिखा है यहाँ पर? द कार इज परचेज्ड बाय द होटल टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, ये क्या कर रही है? लॉन्ग टर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंज्यूमर्स को। तो क्या ये चीज ट्रू है? यस, बिल्कुल ट्रू है। आपका असर्शन भी ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है, और साथ ही साथ रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इस असर्शन में हमने क्यों बोला कि जो कार है वो कैपिटल गुड है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, सो आएगा इस क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास में, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन गिवन है और फिर ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट गिवन है अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल? जो स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट वाली है इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। सेकेंड है आपका इट रिड्यूसेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। थर्ड है इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ ली। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर जो है हम देखेंगे कि क्या जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following statements are true? इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है आपको ये बताना है। ठीक है, अब पहले हम डिफाइन कर लें कौन सी ट्रू है। देखो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है किसका? कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास से गुड जा रहा है एंड इन रिटर्न क्या आ रहा है? मनी आ रहा है। जब भी हम मनी रिसीव करते हैं तो उसे हम किस साइड पर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम देख लें कि क्या आएगा। उसके बाद में क्रेडिट साइड के अलावा ये कौन से अकाउंट में आने वाला है? ये आएगा आपके करेंट अकाउंट में, बिकॉज ये जो कॉटन टेक्सटाइल का या कॉटन हम बोले उसका जो एक्सपोर्ट है ये आपके किसी भी काइंड ऑफ असेट या लायबिलिटी पर अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक गुड का एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये आपके करेंट अकाउंट का पार्ट होगा। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या आना चाहिए? क्रेडिट साइड एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, एक बार फिर से स्टेटमेंट्स देखें तो फर्स्ट वाली में लिखा है डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। हमें ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है,
सेकेंड वाला देखे, इट रिड्यूसेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ठीक है, अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई भी काइंड ऑफ डिसइक्विलिब्रियम जो है अगर होता है तो ऐसे केस में कौन से ट्रांजेक्शन्स अंडरटेक किए जाते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जो कि सोलली किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो अंडरटेक किए जाते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है उसे ठीक किया जा सके। अब अगर मैं बात करूं कॉटन का एक्सपोर्ट होना, तो क्या कॉटन का एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई काइंड ऑफ जो डेफिसिट है वो क्योर कर सके? नहीं, ये तो एक ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, ये एक जनरल जो हमारी जो जनरल वर्किंग है उसका पार्ट है। इसे जो है किसी भी इस मोटिव से अंडरटेक नहीं किया गया कि कुछ डेफिसिट जो है उसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो आपकी सेकेंड वाली स्टेटमेंट है ये भी क्या है, रॉन्ग है। फिर थर्ड वाली स्टेटमेंट पर आते हैं, इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। यही दो चीज हमने देखी, क्रेडिट साइड और करेंट अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट में शो की जाती है, दैट मींस स्टेटमेंट 3 क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में हमें चूज करना है, ABCD में से चूज करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। स्टेटमेंट हमने देख ली कि थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होने वाली है। ऑल राइट, ऑप्शंस आर, ए में लिखा है 3 ओनली, तो एज सच जो हमने देखा उससे हमें यही समझ में आया कि 1 और 2 रॉन्ग है और सिर्फ जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट, तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। एक बार बी, सी और डी भी देख लें। बी में लिखा गया है 1 और 2, दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी में लिखा गया है 2 और 3, तो ये जो 2 वाली स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है। और डी है आपका नन ऑफ दीज, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हमने देख लिया है कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन ए, दैट इज 3 ओनली। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाओ, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। इन इंडिया लैंड सफर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन। इंडिया में जो लैंड है वो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन जो है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। इज दिस असर्शन ट्रू? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये जो असर्शन है ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि इंडिया में हर अलग अलग जगह पर आप अलग अलग काइंड ऑफ का जो है लैंड डिग्रेडेशन देखते हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। ठीक है, अब रीजन में क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया देयर आर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड लैंड डिग्रेडेशन। जो आपका रीजन है उसमें बोला गया है कि इंडिया में जो है एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन को अवॉइड करने के लिए। क्या ये सही है? नहीं है। ये जो आपकी रीजन दिया गया है ये फॉल्स है। राइट, अगर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होता तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन देखने को ही नहीं मिलता। राइट, बट अगर रियलिटी में देखें तो ये चीज जो है दैट इज जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है ये नहीं देखने को मिलती है हमें इन केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो आपका रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा, ये वाला ऑप्शन जिसमें लिखा होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ऐसा हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है, योर ऑप्शन सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑल राइट, फिर चले नेक्स्ट पर। When percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, then demand for such commodity is said to be। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दोनों इक्वल होते हैं तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोला जाता है, या इस पर्टिकुलर रिलेशन को कौन सी इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हमें ये बताना है। ऑप्शंस है आपके पास में, परफेक्टली इलास्टिक, बी है रिलेटिवली इलास्टिक, सी है यूनिटरी इलास्टिक एंड डी इज नन ऑफ द अबव। अब जब हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक की तो इसमें जो ईडी होता है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। राइट, ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि विद अ वेरी स्लाइट चेंज इन द प्राइस और नो चेंज इन द प्राइस देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर जो है इक्वल चेंज वाला
बताना है, इनफाइनाइट चेंज नहीं बताना है, तो इसलिए परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। रिलेटिवली इलास्टिक की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे, इसे हम कैसे लिखते हैं, दिस इज ईडी इज मोर देन 1। जब हम इस वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं सो दैट क्लियरली मीन्स कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो ज्यादा होता है किससे, चेंज इन प्राइस से। बट हमें क्या बताना है कि दोनों में इक्वल चेंज है, ठीक है। तो यूनिटरी इलास्टिक, ये कौन सी इलास्टिसिटी होती है, जिसमें ईडी इज इक्वल्स टू 1 होता है। जो यूनिटरी इलास्टिक होती है वो शो करती है कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो किसके इक्वल है, वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन में जब चेंज होती हैं चीजें तो उसे हम बोलते हैं कि वो यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। और यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी गई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड आइटम्स इन कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी, ठीक है। करेक्टली मैच्ड आइटम्स हमें यहां से देखने हैं। फर्स्ट वाला गिवन है वेलफेयर ऑफ पीपल, सोशल वेलफेयर, देन टोटल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, फिर आता है बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म, एक्सटर्नलिटीज, एंड फोर्थ है आपका मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल, रियल जीडीपी। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले पाऊं वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल वेलफेयर, ये दोनों कुछ इनकम्प्लीट से लग रहे हैं, राइट। अगर मैं दोनों को ऐसे ज्वाइन भी कर दूं तो ये थोड़ा क्या लग रहा है, इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो इसलिए हम 1A को चूज नहीं करेंगे। देन अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं, दैट इज टोटल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर विल गिव यू इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये तो जो है कहीं से भी कुछ भी जो है एक हम बोलेंगे कि एक जो है इन्हें पेयर बनाना था तो पेयर बना के दे दिया, बट ये दोनों कहीं से भी जो है इंटरलिंक नहीं और कोई सेंस नहीं निकल रहा है दोनों का आपस में। थर्ड वाला अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय द फर्म। अगर कोई भी बेनिफिट या हार्म किसी भी एक एक्टिविटी की वजह से कॉज किया जाता है बाय अ फर्म और बाय एनीबॉडी, तो उसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज, राइट। यही चीज यहां पर है हमारे पास में कॉलम 2 में, दैट इज एक्सटर्नलिटीज। तो आपका जो 3C है ये क्या है, ये आपका करेक्टली मैच्ड पेयर है। फिर अगर फोर्थ वाला देखूं, दैट इज मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या शो करता है, रियल जीडीपी शो करता है टोटल जो वेलफेयर है पीपल का वो, ठीक है। एक्चुअल में जो एक ट्रू इंडिकेटर हम बोल सकते हैं ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर, यहाँ पर मटेरियल वेलबींग नहीं आएगा, ऑलराइट। इसलिए आपका 4D भी क्या है, रॉन्ग पेयर है। तो आपका करेक्ट पेयर कौन सा है, 3C, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज 3C। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। Which one of the following state in India has focused more on human resource development? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है इन्होंने फोकस किया है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। क्या ऑप्शंस हैं, पंजाब, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बहुत ही सिंपल आंसर होगा, क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज केरला। केरला जो है वो ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा फोकस किया है अपॉन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑल राइट, फिर चले आगे। अब देखो इसमें से अगर एकदम से स्ट्राइक नहीं भी हो रहा तो एक सिंपल सी चीज देखो, सबसे हाई लिटरेसी रेट आपको कहां पर देखने को मिलता है, केरला में, राइट। बाकी के स्टेट्स में इतना हाई नहीं है, ऑलराइट, जितना केरला का है। तो वहां से ये चीज समझ में आई कि ये जो है एक काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन ही तो है, एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है, राइट। तो उस वे से भी जो है आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो, ऑलराइट। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी। देखते हैं क्या गिवन है, इन्फ्लेशनरी गैप, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, deflationary gap, increase in statutory liquidity ratio, effects of deficient demand, rise in production level, plans to expand export, AD is more than AS at full employment level, ठीक है। अब सबसे पहले फोर्थ वाला देख लो, plans to expand exports क्या दिया है, AD is more than AS। AD is more than AS क्या होता है,
एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन। ऑल राइट, यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, ये जो आपका पेयर है 4D गलत हो जाता है। थर्ड वाले पर आ जाओ, इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड राइज इन प्रोडक्शन लेवल। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का कम होना सप्लाई से। तो जब डिमांड ऑलरेडी कम है और सप्लाई जो है वो अगर ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फर्म्स हैं वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगी। रोकेंगी क्यों, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी स्टॉक में जो है गुड्स पाइल्ड अप हो गए हैं। तो हर एक प्रोड्यूसर यही सोचेगा कि पहले जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उन्हें सेल आउट कर दिया जाए, ठीक है। तो उन्हें पहले सेल आउट किया जाएगा, उसके बाद में जो है और प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर प्रोडक्शन रोका नहीं जाएगा तो प्रोडक्शन कम किया जाएगा, ठीक है। जिस पर्टिकुलर पेस से जो प्रोडक्शन हो रहा था उतने जो है हाई पेस पर प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। तो डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में प्रोडक्शन लेवल राइज होने वाले हैं या डिक्रीज होने वाले हैं, फॉल होने वाले हैं। ऑब्वियस सी चीज है, वो फॉल होंगे, ठीक है। तो राइज नहीं होंगे, इसलिए आपका 3CB क्या है, रॉन्ग पेयर है। ओके, फिर आता है सेकेंड 2B वाला, डिफ्लेशनरी गैप इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। डिफ्लेशनरी गैप कौन सी वाली सिचुएशन, जब AD इज लेस देन AS होता है। ऑलराइट, एग्रीगेट डिमांड कम है, इसका सीधा सा जो है हम लिंक कैसे बैठाएंगे कि लोगों के पास में मनी की कमी है, राइट, उनके पास में पैसे नहीं है, इसलिए जो है इकोनॉमी जो है वो ज्यादा डिमांड नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में RBI क्या करेगी, RBI ऐसे मेजर्स लेंगी जिनसे मनी सप्लाई बढ़ सके इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया है इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये वो प्रपोर्शन होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास में रखना होता है एज अ रिजर्व। दैट मींस कमर्शियल बैंक उस पर्टिकुलर पार्ट को यूज नहीं कर सकती है फर्दर लेंडिंग के लिए। ऑल राइट, अब अगर ये चीज इंक्रीज कर दी जाएगी तो ऐसे केस में जो कमर्शियल बैंक है उन्हें और ज्यादा प्रपोर्शन जो है वो एज ए रिजर्व रखना पड़ेगा। दैट मींस कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन जो एबिलिटी है वो कम होगी, वो कम मनी जो है लेंड आउट करेंगे और कम मनी रिलीज होगा इकोनॉमी में। अगर कम मनी रिलीज होगा तो डेफिशिएंट डिमांड जो है वो क्योर नहीं हो सकती है। अगर डेफिशिएंट डिमांड को क्योर करना है तो ज्यादा मनी को रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज होता है तो कम मनी जाने वाला है इकोनॉमी में। ऑल राइट, सो दैट मींस कि ये जो है यहाँ पर डिक्रीज अगर होता तो हम बोलते कि ये सही पेयर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज लिखा है इसलिए आपका जो 2B है ये भी क्या है, ये भी आपका रॉन्गली मैच्ड पेयर है। उसके बाद में 1A पर आ जाए अगर हम लोग, तो इन्फ्लेशनरी गैप सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्फ्लेशनरी गैप का क्या मतलब होता है, ऐसा गैप जो कि अराइज होता है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। दैट मींस एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन। अब जब एक्सेस डिमांड है तो इसका सीधा सा लिंक हम क्या बैठाते हैं कि लोगों के पास में सफिशिएंट मनी है और लोगों के पास में इवन ज्यादा मनी है, इसलिए वो जो है ज्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं और चीजों को खरीद रहे हैं। तो अब ऐसे केस में RBI के जो भी मेजर्स होंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो कैसे यूज किए जाएंगे, वो इस वे में यूज किए जाएंगे कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट कर सके, वो रोक सके, उसे कम किया जा सके, ठीक है। तो अब कम कैसे किया जाएगा, अगर हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करने की बात करें, यहां पर लिखा है सेल करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने जो सिक्योरिटीज है वो कमर्शियल बैंक को सेल कर दी। अब अगर कोई चीज सेल की गई है, ओके, एक सिंपल सी चीज है, अगर किसी ने मुझे कुछ सेल किया है तो इन रिटर्न मैं क्या करूंगी, मैं उसे मनी पे करूंगी। कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता नहीं है, राइट, तो मैं यहां से मनी पे करने वाली हूं। तो अब जैसे कि सेंट्रल बैंक ने सेल की सिक्योरिटीज, तो कमर्शियल बैंक जो है मनी पे करेगी किसको, सेंट्रल बैंक को। अब इस केस में क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास में जो मनी था, जो सारा जो भी जितना भी मनी था वो कम हो गया, ठीक है, कम प्रपोर्शन बचा जो कि वो आगे लेंड कर सके। ऑल राइट,
दैट क्लियरली मीन्स कि कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हुई। लेंड अगर कम करेंगी तो ज्यादा मनी जो है इकोनॉमी में नहीं जाएगा, और यही चीज जो है वो आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में ज्यादा मनी रिलीज ना हो, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन जब होगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा, ठीक है। तो 1A वाला जो हमारा पेयर है ये क्या है, ये आपका करेक्टली मैच्ड पेयर है, ठीक। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज 1A, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following statement is not true about the need for import substitution for Indian economy? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, किसके रिलेशन में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रिलेशन में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया ने जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाया था, तो ये चीज जो है देखी गई थी कि हमारी जो इकोनॉमी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी किस पर, इंपोर्टेड गुड्स पर, और क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स जो है वो ज्यादा हाई क्वालिटी के एंड लो प्राइसेस के होते थे, तो इसलिए जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स थे उनकी डिमांड नहीं थी। जो इकोनॉमी में जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो इंपोर्टेड गुड्स को ही डिमांड कर रहे थे। तो अब ऐसे केस में हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो नहीं हो पा रही थी, वो डेवलप नहीं हो पा रही थी, राइट। लेकिन अगर हमें इकोनॉमी को डेवलप्ड बनाना है तो उसके लिए यहाँ का जो मार्केट है उसे एनहांस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम सिर्फ इंपोर्ट ही पर ध्यान देंगे तो ऐसे में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी जरूरी था, लेकिन लोगों का जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को कैसे खरीदवाया जा सके, तो इसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो लाया गया कि आप क्या करो, जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं उनका सब्स्टिट्यूशन करो किससे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स से। जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स को, उन गुड्स को आप खुद डोमेस्टिकली बनाओ अपनी कंट्री में एंड उसे सेल आउट करो। और इसके लिए जो है कोटाज लगाए गए थे एंड जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, टैक्सेस जो है हाई टैक्सेस चार्ज किए गए थे, ताकि जो इंपोर्टेड गुड्स है वो हमारी कंट्री में ना आ सके, या फिर आ भी रहे तो बहुत ही कम प्रपोर्शन में आए, ठीक है। तो इसके लिए जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूज किया गया था। अब बोला गया है कि इनमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड। ऑप्शंस है आपके पास में, फर्स्ट वाला अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होता था एंड एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता था, बिकॉज हमारे गुड्स की डिमांड डोमेस्टिकली भी कम थी एंड इंटरनेशनली भी नहीं हो रही थी। तो क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एंड एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो ये जो बैलेंस है ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इंपोर्ट यहां जा रहा था तो एक्सपोर्ट यहां जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, या मतलब इंपोर्ट यहां और एक्सपोर्ट यहां जा रहा था, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड दिखा रहा था, राइट। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसके लिए करना पड़ेगा, ये जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये तो आपकी ट्रू हो गई। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपी की जो है वैल्यू क्या हो रही थी, डिवैल्यू हो रही थी, ठीक है। या हम बोले कि डिवैल्यूएशन किया जा रहा था रुपी का, और ऐसा क्यों किया जा रहा था, ताकि अगर हमारे जो है अगर रुपी की वैल्यू कम होगी तो हमारे जो गुड्स हैं उनकी भी वैल्यू कम होगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो ताकि एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सके, इसके लिए जो है गवर्नमेंट रुपी की जो वैल्यू है उसे क्या कर रही थी, कम कर रही थी, उसे डिवैल्यू कर रही थी इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, या फॉरेन करेंसी। तो ये चीज भी जो है ये भी एक रीजन है किसके पीछे का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। जब आप इंपोर्ट पे ही सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो या इंपोर्ट पे जो है रेस्ट्रिक्शंस अगर लगा रहे हो, सो दैट मींस कि पहले आप आपकी जो सारी फर्म्स वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह उन्हें ग्रो करवाओगे, डोमेस्टिक लेवल पर उनकी डिमांड बढ़वाओगे एंड देन गोज टू द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। सो दैट मींस कि ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी है वो भी रुक सकेगा। अबंडेंस ऑफ फॉरेन एड, फॉरेन एड बहुत ज्यादा हो गया था। अब एक सीधी सी लॉजिक लगाओ कि इंपोर्ट और फॉरेन एड क्या ये कहीं से कुछ रिलेटेड है।
बहुत ज्यादा फॉरेन एड हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या ये रिलेटेड है? नहीं है। देखो इंपोर्ट, अगर इंपोर्टेड गुड्स हमारे पास में आ रहे हैं तो हम तो उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, राइट? फॉरेन एड कैसे हुआ? फॉरेन एड इज व्हाट, कि फॉरेन जो इंटरनेशनल एरियाज है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है या हम बोलें कोई फॉरेन कंट्रीज है, उन्होंने जो है हेल्प की है हमें, सो दिस इज द फॉरेन एड। और जब हम इंपोर्टेड गुड्स की बात कर रहे हैं तो अगर गुड्स आ रहे हैं तो हम पे आउट कर रहे हैं, तो ये जो आपका इंपोर्टेड गुड्स है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो अलग है, फॉरेन एड अलग चीज हो गई, राइट? तो ये दोनों कहीं से लिंक है क्या? नहीं है। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को रोकने के लिए या आई शुड से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रीजन थे, उसका एक रीजन अबेंडेंस ऑफ फॉरेन एड नहीं है, ठीक है? सो दैट मीन्स नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी है तो सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो सकती है। अभी डी स्टेटमेंट भी एक बार देख लो और फिर उसके बाद में हम जो है एकदम अपना करेक्ट आंसर बता देंगे। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज होना, क्या ये चीज थी? बिल्कुल थी, क्योंकि अब डोमेस्टिकली प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, हम एसेंशियल कमोडिटीज नहीं बना रहे थे और जो इंपोर्ट हो रहा था, जो भी गुड्स आ रहे थे, सिर्फ वही जो है आपकी कंट्री में क्या कर रहे थे, आपकी कंट्री की लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी कर रहे थे। ऐसे केस में जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनकी शॉर्टेज देखने को हमें मिल रही थी, ठीक है? तो ये भी एक रीजन था किसके पीछे का? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो वेरियस सेक्टर्स है, वो ग्रो ही नहीं कर रहे थे, और वो ग्रो नहीं कर रहे थे तो वेरियस चीजों की शॉर्टेज तो होगी ही, ठीक है? सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? योर ऑप्शन सी, दैट इज अबेंडेंस ऑफ फॉरेन एड, ठीक? फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड, ऐसे लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के कभी भी ऊपर नहीं आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर क्रोनिक पुअर, नॉन पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड चर्निंग पुअर। बहुत ही सिंपल इसका आंसर होगा, क्या होगा? क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर आर दोज हु आर ऑलवेज पुअर, ठीक है? वो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, उन्हें जो है हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक पुअर कहते हैं, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? योर ऑप्शन ए, दैट इज क्रोनिक पुअर। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, परचेज ऑफ शेयर्स इज रिलेटेड टू, जो परचेज ऑफ शेयर्स है वो किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सीधी सी बात समझो कि परचेज ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स परचेज किए जा रहे हैं तो वो एक काइंड ऑफ क्या है? वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है असेट, राइट? इन्वेस्टमेंट को हम असेट की कैटेगरी में लेते हैं। दैट मीन्स कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलत हो गया, क्योंकि अगर एसेट की बात है तो वो या तो कैपिटल रिसीट होगी या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा? बहुत ही अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो। शेयर्स परचेज किए गए हैं, अब हम कुछ भी अगर परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे इट मीन्स वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा, राइट? वो एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाला है, वो रिसीट नहीं होगी। जब आप शेयर्स को सेल कर दोगे, आप डिसइन्वेस्टमेंट करोगे, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि वो क्या है? वो आपकी रिसीट है, क्योंकि आपने असेट्स को सेल आउट कर दिया। लेकिन जब आप असेट को खरीदते हो तो वो एक एक्सपेंडिचर होगा, एंड वो किस पर्टिकुलर के अंदर आएगा? कैपिटल रिसीट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? योर ऑप्शन डी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? फिर आ जाए नेक्स्ट पर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड इन, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना? 1997, 2000, 1990, 2001। करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज 1997। ओके, जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है वो 1997 में इंप्लीमेंट की गई थी, स्टार्ट की गई थी। इफ अगर आपको डेट्स याद करने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए वीडियोस बने हुए हैं, जाकर उन्हें देख लें। अगर ये जो हम अगर वेरियस स्कीम्स वगैरह की बात करें तो 2 वीडियोस हैं, एक है हाउ टू रिमेंबर
डेट्स इन इकोनॉमिक्स और एक है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स वाला, ठीक है। उसमें जो है आपको ये जो वेरियस स्कीम्स है उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को जाकर देखो। और उसमें जो है आपको वेरियस निमोनिक्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप वेरियस जो डेट्स है वो याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेना और अपनी जो वेरियस ये जो ईयर्स है इन्हें याद कर लेना। ओके, तो आई गेस ये वाला चीज क्लियर है आपको। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1997। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सारी ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है? ऑप्शंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैव वांट्स दैट आर अनलिमिटेड, देन बी है रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, सी है आपका स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड डी है आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब अगर देखा जाए तो ये सारे ही क्या है, ये सारे ही एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन सब की रूट क्या है ये हमें बताना है कि चारों में से जो एक रूट कॉज है वो क्या है आपके ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। तो देखो बहुत ही क्लियरली अगर हम ये अपना सी वाला ऑप्शन देखें, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है इसीलिए जो ह्यूमन के वांट्स है जो कि अनलिमिटेड है, ये प्रॉब्लम है। अगर रिसोर्स भी हमारे पास में अनलिमिटेड होते तो ह्यूमन वांट्स जो कि अनलिमिटेड है इससे कोई दिक्कत ही नहीं होती, बिकॉज जितने अनलिमिटेड वांट्स उतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। फिर उसके बाद में स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। रिसोर्स ऑलरेडी स्केयर है और उनके अगर अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो ऐसे में और प्रॉब्लम अराइज होती है कि आप उन स्केयर रिसोर्सेज को किस पर्टिकुलर यूज में लेने वाले हो। अगर स्केर्सिटी ही नहीं होती तो अल्टरनेटिव यूजेस वाली जो प्रॉब्लम है वो कभी अराइज ही नहीं होती, क्योंकि रिसोर्स स्केयर है ही नहीं, रिसोर्स अनलिमिटेड है। तो ऐसे केस में आप अनलिमिटेड जो है उनके यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है अल्टरनेटिव यूजेस वाली, ये क्यों अराइज हुई? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर है, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? क्योंकि रिसोर्स स्केयर है। अगर रिसोर्स स्केयर नहीं होता, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होता तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थोड़ी ना आती। हमें जो है हम सारे ही जो रिसोर्सेज हैं जिस भी पर्टिकुलर यूज में लेना है हम ले पाते। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं ये वाला रिसोर्स लूं या ये वाला लूं, मैं ये वाला पर्टिकुलर गुड खरीदूं या ये वाला खरीदूं, राइट। क्योंकि हमारे पास में जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होती। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? कि क्या चीज प्रोड्यूस करें, क्या लोग की ज्यादा डिमांड है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स को कौन से उसके बेस्ट वे में यूज करें। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है हमारे पास में। अगर वो अनलिमिटेड होता तो कोई भी काइंड ऑफ गुड का प्रोडक्शन हो जाता, किसी भी क्वांटिटी में हो जाता। आपकी अगर किसी की जो है बहुत ही किसी भी एक चीज की हम बहुत ही कम प्रोपोर्शन में डिमांड देखते तो वो भी पूरी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी अराइज हो रहा है। दैट मींस कि ये जो सारी चीजें ये किससे रूटेड है या किससे जो है लिंक्ड है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स से, राइट। अगर रिसोर्स की स्केर्सिटी नहीं होती तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको प्रॉपरली समझो कि हमें जो है रूट कॉज बताना है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, identify the correctly matched pair in column A to that of column B. Social welfare, total of economic and non-economic welfare, comparison of GDP of different countries, GDP is evaluated at current prices, economic welfare, situation of unemployment, GDP deflator, includes prices of imported goods, ठीक है। अब देखो कभी कभी आपको ये लगेगा कि यहाँ पर जो भी चीजें गिवन है, जो सारे ही ऑप्शंस गिवन है, जो सारे ही पेयर्स हैं, ये कहाँ से मैच हो रहे हैं, कहाँ से लिंक है, ऐसा लग सकता है कभी कभार क्वेश्चंस में। लेकिन देखो ऐसे केस में जो है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको लग रहा है वो आपको चूज करना होगा। जैसे कि अगर मैं डी वाला ऑप्शन देखूं, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, क्या ये लिंक्ड है? नहीं है, राइट। ये तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये दोनों जो एक पेयर बन सकता है, तो इसको हमने जो है बता दिया कि ये सही नहीं है। देन इकोनॉमिक वेलफेयर, सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये दोनों कहीं से जो है मैच हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो आपका 3C भी क्या है? गलत है।
अगर मैं 2B पर आऊं तो क्या है, कंपैरिजन ऑफ जीडीपी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जीडीपी इज इवेल्युएटेड एट करेंट मार्केट प्राइस। अब ये चीज भी जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी अलग अलग चीजें दी गई है यहाँ पर, राइट, ये भी मैच नहीं हो रही है, तो ये भी आपका रॉन्ग हुआ। बचा है आपके पास में 1A, लेकिन देखो कि क्या वो मैच हो रहा है। अगर हम बोले सोशल वेलफेयर, सो टोटल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड है कि अच्छा मनी ज्यादा आ गया या जो है इकोनॉमी जो आपका जीडीपी है वो बढ़ रहा है तो आपका सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है, नहीं, जो नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर है वो भी सोशल वेलफेयर का पार्ट होता है, राइट। सो सोशल वेलफेयर में आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर भी आएगा एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर भी आएगा, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि दोनों को मिलाकर जो है आपका क्या बनता है, सोशल वेलफेयर बनता है। तो सोशल वेलफेयर टोटल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। इस वाले पेयर को जो है हम देख सकते हैं कि इन सब में, इन चारों में ही जो आपका 1A है ये सबसे ज्यादा जो है हमें मैच होता हुआ दिख रहा है। सो 1A जो है वो हम बोलेंगे सबसे एप्रोप्रिएट या मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन A, दैट इज 1A, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट पर, Which one is not the part of human capital? इनमें से कौन सा है जो कि ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अनस्किल्ड लेबर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल दैट मीन्स ऐसा जो है एक प्रॉपर जो है ह्यूमन का डेवलपमेंट दैट लीड्स टू हिम और हर in the form of capital, ठीक है, या that leads to be them as a कैपिटल, ठीक है, हम उन्हें एज अ कैपिटल यूज कर सके। अब जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो अगर डॉक्टर्स देखा जाए सो दे आर ह्यूमन कैपिटल, राइट। ह्यूमन कैपिटल क्यों है, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस जो है हमारे जो सारे यहाँ पर जो लोग हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स वो अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है तो वो चीज काम आ रही है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। वही इंजीनियर्स देखें तो ये भी जो है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम आ रहे हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो है ये प्रॉपर जो पूरी फंक्शनिंग है उसमें जो है जो यूजफुल है। लेकिन अगर हम अनस्किल्ड लेबर्स देखें तो अनस्किल्ड लेबर्स एक काइंड ऑफ बर्डन है। बर्डन क्यों है, क्योंकि इन्हें जो है जॉब प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये जो है बहुत ज्यादा पुअर स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि इनको किस काइंड का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि इनके पास में स्किल्स तो है ही नहीं। अगर एक पर्सन के पास में स्किल्स नहीं है सो दैट मीन्स कि वो काम ढंग से नहीं कर सकता है, वो प्रॉपरली जिस पर्टिकुलर मोटिव से या जिस पर्टिकुलर वे में हम चाहते हैं कि काम हो वैसा नहीं होगा, है ना। तो ये जो अनस्किल्ड है, एक पर्सन के अंदर स्किल्स नहीं होना, ये ह्यूमन कैपिटल नहीं होता है। ह्यूमन कैपिटल बोलता है एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट जिसके अंदर सारी स्किल्स हैं, सारी चीजें हैं, जो कि एक एज अ कैपिटल जो है वो प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो जो अनस्किल्ड लेबर है वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन सी। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, Which government agency purchases and maintain buffer stock of food grains, wheat and rice? कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि जो फूड ग्रेन्स हैं उन्हें खरीदती है और जो है उसका स्टॉक बनाकर रखती है? ऑप्शंस आपके पास में ए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, बी है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, सी है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI एंड डी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये क्या है बेसिकली कि वो जो ये जो राशन शॉप्स पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उन्हें क्या देना, उन्हें जो है वेरियस काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की बात करें तो ये जो है आपका FSSAI, ये चेक करता है या ये जो है देखता है कि सारे जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं वो एक प्रॉपर क्वालिटी के हैं नहीं है, क्या चीज ट्रेड की जा रही है, कहीं पर भी जो है कोई भी ऐसी चीजें तो नहीं डली है किसी भी आइटम में जो कि एक पर्सन की हेल्थ के लिए सही नहीं है, एनवायरमेंट की हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके, दैट मीन्स ओवरऑल जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड का चेक करना जो है वो FSSAI
RBI का क्या है, काम है। एंड RBI तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई, वो तो मॉनेटरी जो है पूरी मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करने वाली, कंट्रोल करने वाली, ठीक है, रेगुलेट करने वाली। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन ए, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देयर इज अ सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर, assuming no change in the price of the cold drinks, it will lead to। क्या बोला गया है कि सडन चेंज हो गया है क्लाइमेटिक कंडीशंस में और हॉट वेदर हम देख रहे हैं, ठीक है, दैट मींस वेदर जो है उसमें वो बहुत ज्यादा जो है वार्म हो गया है, हॉट हो गया है। अब ऐसे केस में ये बोला जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो डिमांड है, ठीक है, उन पर क्या चेंज है, या कोल्ड ड्रिंक्स का जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो चेंज है उसे हम क्या बोलेंगे अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, प्राइस एज इट इज सेम, प्राइस एज इट इज सेम है, ठीक है, लेकिन जो डिमांड है वो चेंज हो रही है। अब डिमांड क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर। अगर हॉट वेदर है स्टूडेंट्स तो सिंपल सी चीज है कि कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑल राइट, राइज इन डिमांड है, इतना समझ में आ गया। और इतना भी हमें पता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस सेम है। अब ऑप्शंस देखते हैं और फिर बताते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा। अगर मैं ए देखूं तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम मार्केट डिमांड कर्व, बी है आपका डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम मार्केट डिमांड कर्व, सी है आपका राइटवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कर्व, एंड डी है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कर्व। अब सिंपल सी चीज है कि आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो डिमांड कर्व है ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें शिफ्ट हो रहा है या मूवमेंट हो रही है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है, और जब एक कमोडिटी की खुद की प्राइस की वजह से डिमांड अगर चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट में आपका अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नो चेंज है प्राइस में, दैट मीन्स ये मूवमेंट का जो है केस नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, क्योंकि ये दोनों किससे रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है। अब बात आती है कि शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। अब हमने बहुत ही क्लियरली अभी अभी समझा कि बिकॉज ऑफ हॉट वेदर कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड क्या होगी, राइज होगी। जब डिमांड राइज होती है तो वो राइट वर्ड में शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट होगा, बहुत ही सिंपल चीज है, वो राइट वर्ड में शिफ्ट होने वाला है, राइट। ये हम बोलेंगे कि पहले जो है डिमांड ये थी, मान लो क्यू, ऑल राइट। अब अगर मैं इसको राइट वर्ड में शिफ्ट करवाऊं, यहां पर मैंने शिफ्ट करवा दिया, डिमांड हमारी क्या बनी, Q1 बनी, तो इधर जो राइट वर्ड शिफ्ट है वो बता रहा है कि अब ज्यादा क्वांटिटीज जो है वो परचेज की जा रही है, दैट मींस डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। सी या डी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया है, दैट वुड बी योर ऑप्शन सी, राइट वर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कर्व। ठीक, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को 47 to 50 क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर बेस्ड आंसर करने हैं। अब हमेशा मैंने आप लोगों को बोला है कि केस स्टडी बेस्ड जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और फिर जो है आपको केस स्टडी पढ़नी होगी, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हो और उसके बाद में जब आप केस स्टडी पर आते हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जहां पर भी कुछ भी लिखा है तो वो वहीं आपके क्लिक करता है कि उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहां से देना है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको आंसर फाइंड आउट करने में इजी रहता है। ऑल राइट, लेकिन मैं यहाँ पर पहले केस स्टडी पढ़ूंगी क्योंकि मैं इतनी बार अगर स्लाइड चेंज करूंगी तो वो आपके लिए जो है कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले केस स्टडी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस पढ़ जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे फिर केस स्टडी पढ़ोगे, ठीक है। चलो देख लो क्या गिवन है केस स्टडी। इन अ 40-minute लॉन्ग स्पीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द डीमोनेटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नोट्स ऑफ 500 and 1000 ड्यूरिंग अ टेलीवाइज्ड एड्रेस on Tuesday evening. Mr. Modi announced that the notes of rupees 500 and rupees 1000 will not be a legal tender from midnight tonight and these will just worthless pieces of paper.
PM also urged people to join this महायोजना against the ills of corruption. ठीक है, तो बेसिकली ये जो पैसेज गिवन है ये आपको डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड गिवन है। इसमें आपको सिंपल सी चीज बताई गई कि 500 and 1000 के नोट्स जो हैं उन्हें डिमोनेटाइज कर दिया गया था, एंड जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अर्ज किया था लोगों से कि वो जो है इस महायोजना को ज्वाइन करें अगेंस्ट दी इल्स ऑफ करप्शन। ठीक है, करप्शन को हटाने के लिए जो है ये चीज की गई थी। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ये देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज परव्यू डज द इशू ऑफ न्यू करेंसी फॉल इन? किसके परव्यू के अंदर इशू ऑफ न्यू करेंसी जो है वो आती है, मतलब कि कौन जो है इस चीज को रेगुलेट करता है? ऑप्शंस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। अब सिंपल सी चीज देखो, इशू ऑफ करेंसी किसका फंक्शन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, राइट? सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। तो कोई भी अगर न्यू करेंसी इशू करना है तो वो किसके परव्यू के अंदर आएगी? वो आएगी सेंट्रल बैंक के अंदर, दैट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। Which two currency denominations were demonetized? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शंस देखते हैं। 100 500, 500 2000, 1000 2000 एंड 500 1000 कितने थे? 500 and 1000 के नोट्स जो है वो डिमोनेटाइज हुए थे। दैट वाज योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है, डैश इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इशू करती है? ऑप्शंस, कॉइन्स, 500 नोट, 1000 नोट एंड ऑल ऑफ दीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में किस चीज को इशू करने की अथॉरिटी है? दैट आर 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, कॉइन्स। ठीक है, 1 रुपी नोट के अलावा सारे जो हमारे करेंसी नोट्स है ये कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उस पर। ₹1 करेंसी नोट इज इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, नीति आयोग एंड नन ऑफ द अबव। अब अभी मैंने वहां पे वो बोला था कि 1 रुपी नोट जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, और वही यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, नीति आयोग करती है, नन ऑफ द अबव हम बोलने वाले हैं कि गवर्नमेंट का नाम नहीं है तो हम नन ऑफ द अबव बोलेंगे। क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? योर ऑप्शन ए, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है दैट इज गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हम बोलेंगे, उनके पास में सोल अथॉरिटी होती है ऑफ द इशुएंस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? योर ऑप्शन ए, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक, आई गेस ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ये जो पूरे ही इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में हम लोगों ने सॉल्व किए, आई होप सो कि ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और लेते जाइए, दैट इज आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, गूगल ओपन करना, वहां पर सर्च करना www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपके साइड में कि वेरियस जो है ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, इनमें से आपको जो पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमें CUET पढ़ना है तो CUET वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, CUET पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो सारी प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वॉच नाउ पर कर देना क्लिक। वॉच नाउ पर क्लिक करने से इसके अंदर जो वेरियस वीडियोस है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी देखना है, जिस भी पर्टिकुलर वीडियो से पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उसके अंदर वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक कर देना, तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट वीडियो पर नहीं जाना है, हमें और कोई सा वीडियो देखना है, कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा। सेम प्रोसेस वापस अप्लाई करना। इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।